इंशाल्लाह कोई किसी किस्म का इशू नहीं आता। और बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इस आपका वीज़ा जो है वो डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उस्मान सलमान एंड वेलकम वंस अगेन। होपफुली आप लोग खैरियत से होंगे। तो जो आज की वीडियो है उसमें हमने बात करनी है बैंक स्टेटमेंट के हवाले से। बैंक स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक हों, बट ये एक जो सिंगल डॉक्यूमेंट है, अल्लाह ना करे इसमें कोई मसला आ जाए या कोई किसी किस्म का इशू हो जाए तो आपका वीज़ा जो है वो डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इस वजह से इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो जो आज की वीडियो है उसमें हमने बात करनी है कि बैंक स्टेटमेंट को कैलकुलेट किस तरह से किया जाता है, ये ज़रूरी क्यों है, कौन कौन से बैंक्स की स्टेटमेंट एक्सेप्ट होती हैं, और जो आपका अकाउंट है वो अकाउंट की नेचर क्या होनी चाहिए। तो जब भी आप अपनी बैंक स्टेटमेंट कैलकुलेट करें तो आपके माइंड में कंप्लीट जो है वो एक स्केच होना चाहिए, ताकि जब कल को आप अपना वीज़ा अप्लाई करें तो आपको कंफर्म हो, आपको पता हो कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग बैंक स्टेटमेंट बिल्कुल एक्यूरेट हैं। इंशाल्लाह कोई किसी किस्म का इशू नहीं आता और आपका वीज़ा जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड लग जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीज़ा अप्लाई करते हुए बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसकी ज़रूरत इस वजह से पड़ती है कि हमें होम ऑफिस जो है, यूके होम ऑफिस, उसको बताना होता है कि हमारे पास इतने फंड्स मौजूद हैं कि हम अपनी फ़ी भी पे कर सकते हैं और उसके बाद वहाँ पे यूके में जाके जो अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसको भी बियर कर सकते हैं जब तक हमारी जो स्टडी है वो चल रही है। तो अभी हम बात करेंगे कि फंड्स को कैलकुलेट किस तरह से करना है। आपने अज्यूम कर लें कि आपकी जो कोर्स की फीस है वो है 15,000 पाउंड। इसमें से ऑब्वियसली जब आप कुछ ना कुछ पे करते हैं देन ही आपका कैश जो है वो इशू किया जाता है। कुछ ना कुछ से मतलब ये है कि जो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है यूनिवर्सिटी की वो आपने फ़ी पे करनी होती है। अभी आजकल तो आई थिंक ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ जो है वो 50% जो है ना वो ले रही हैं। तो 15,000 फ़ी है, तो अज्यूम कर लें आपने 5,000 फ़ी जो है वो ऑलरेडी पे कर दिया है। तो पीछे जो रिमेनिंग फी रहेगी वो आपकी होगी 10,000। इस 10,000 को एक पेज के ऊपर नोट कर लें। अच्छा, इससे आगे हम बात करेंगे वो है कॉस्ट ऑफ लिविंग। कॉस्ट ऑफ लिविंग अगर आप इन लंदन आ रहे हैं तो वो आपकी है 1334 पाउंड, 1334 पाउंड। और इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 9 से। अगर आपका 1 साल का कोर्स है तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 मंथ से, ठीक है। तो 1334 मल्टीप्लाई बाय 9, और जो ये आपके पास अमाउंट आएगी वो होगी 12,006, ठीक है। और अगर आप आउटर लंदन आ रहे हैं तो आपको बेसिकली कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो है 1023, 1023 पाउंड मल्टीप्लाई बाय 9, और ये बनेगी 9,207, 9,207। तो ये अब आपने देख लेना कि आपका इन लंदन है या आउट लंदन है। अगर आप इन लंदन है तो 22,006 पाउंड आपका टोटल जो है वो इतने की आपको स्टेटमेंट चाहिए, और अगर आप आउटर लंदन है तो 19,207। तो 10,000 में 9,207 ऐड कर लेंगे तो वो आपकी 19,207 की अमाउंट बन जाएगी, 19,207 पाउंड की अमाउंट बन जाएगी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ऐड कर दूं, अगर तो आप सिंगल स्टूडेंट आ रहे हैं तो देन तो आपको बस इतने की स्टेटमेंट ही चाहिए जो आपको इन लंदन और आउटर लंदन, मैंने दो फिगर्स बताई हैं। बट अगर आपके साथ डिपेंडेंट आ रहा है तो जो डिपेंडेंट है उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग जो इन लंदन है वो 845 है। 845 को भी आपने 9 से मल्टीप्लाई कर लेना है। और अगर आउटर लंदन है तो वो है 680, तो 680 को आप मल्टीप्लाई बाय 9 कर लेंगे तो इन लंदन जो आपकी बनेगी वो बनेगी 7,605। और अगर आपके डिपेंडेंट दो हैं तो आप 845 प्लस 845 मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे, तो जितने भी आपके डिपेंडेंट होंगे उतने ही आप उसमें ये 845 ऐड करके और मल्टीप्लाई बाय 9 कर देंगे। तो अभी सिंगल डिपेंडेंट अगर आपका एक आपका स्पाउस पार्टनर है तो जो आपकी इन लंदन कॉस्ट बनेगी वो है 7,605, और अगर आप आउटर लंदन है तो आपकी बनेगी 6,120। तो डिपेंडेंट की जो आपको अमाउंट मैंने बताई, ये डिपेंडेंट की जो कैलकुलेशन बताई वो भी आपकी फिर स्टेटमेंट के अंदर उसी तरह से ऐड हो जाएगी। बट अभी हम बात कर रहे हैं डिपेंडेंट को साइड पे करके। तो अगर आप सिंगल स्टूडेंट आ रहे हैं तो वही 22,006 इन लंदन और 19,207 आउटर लंदन आपकी अमाउंट बनेगी। ये तो हमने अमाउंट निकाल ली पाउंड्स के साथ। तो अब पॉइंट ये है इसमें कि अभी जो करंटली जो पाउंड का रेट चल रहा है वो तकरीबन 365 360 के दरमियान चल रहा है, और कभी कभी 370 तक भी जाता है। तो आपकी जो अमाउंट बनी थी स्टेटमेंट की, तो आपने इसको पाउंड के रेट के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। तो आपने पाउंड के रेट को जो है फोरकास्ट कर लेना है, क्योंकि अगर आप आज की डेट में अपनी बैंक स्टेटमेंट शुरू करते हैं, अज्यूम कर लें 1 अगस्त में आप अपनी जो है वो बैंक स्टेटमेंट शुरू कर रहे हैं, तो 28 डेज की मेचोरिटी जो है ना वो होनी चाहिए बैंक स्टेटमेंट की। वैसे तो एक आध दिन 2 दिन ऊपर हो जाए तो वो अच्छा ही होता है। मतलब 29 अगस्त या 30 अगस्त को आप अपनी स्टेटमेंट निकलवा के तो वो आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ जो है वो सबमिट कर सकते हैं। तो आपने फोरकास्ट कर लेना है कि आफ्टर 28 या 29 डेज जो है ना वो पाउंड का रेट कितना बढ़ेगा
क्योंकि कम तो होता नज़र नहीं आता, अभी तो बढ़ ही रहा है। तो आप देख लीजिएगा कि पर पाउंड जो है वो 20 रुपये ऐड हो जाएं, 30 रुपये ऐड हो जाएं, 40-50, ये अब आप अपनी फोरकास्टिंग कर लीजिएगा, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। और जो भी आप पाउंड का रेट फोरकास्ट करके निकालेंगे, उससे आपने अपने जो टोटल अमाउंट है ना उसको मल्टीप्लाई कर लेना है, तो आपके पास फिगर जो PKR में आ जाएगी। उतने फंड्स आपको अपनी स्टेटमेंट के अंदर रखने हैं फ्रॉम फर्स्ट डे, और वो कांस्टेंट रहने चाहिए, उसमें कोई किसी किस्म की रिडक्शन नहीं आनी चाहिए जब तक आपका जो है वीज़ा लग नहीं जाता। एक और चीज़ इसमें मैं ऐड कर दूं आप लोगों की तसल्ली के लिए कि तो होम ऑफिस जो रेट लेता है वो लेता है इस वेबसाइट से। इस वेबसाइट के ऊपर जो उस दिन का करेंसी रेट होगा बेसिकली होम ऑफिस उससे मल्टीप्लाई करेगा। तो ये तो हमने बात कर ली बैंक स्टेटमेंट के फंड्स को आपने किस तरह से कैलकुलेट करना है। तो इससे आगे हम बात करेंगे कि कौन सा एविडेंस है फंड्स का एविडेंस जो यूके होम ऑफिस नहीं एक्सेप्ट करता। उसमें एक है आपके बिटकॉइंस, ओवरड्राफ्ट, स्टॉक एंड शेयर्स। वो बैंक जो किसी फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडी के अंडर नहीं आते, उनकी स्टेटमेंट भी नहीं चल सकती। जस्ट लाइक कि अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आपको उन बैंक्स की बैंक स्टेटमेंट जो है वो सबमिट कर सकते हैं या वो एक्सेप्ट हो जाएगी जो स्टेट बैंक के अंडर आते हैं। और जो बैंक जो है वो स्टेट बैंक के अंडर नहीं आते तो उनकी जो स्टेटमेंट है, उन बैंक्स की स्टेटमेंट है, वो एज ए एविडेंस नहीं एक्सेप्ट होगी। तो ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है। आपके अकाउंट की नेचर क्या होनी चाहिए? करंट अकाउंट स्टेटमेंट, सेविंग अकाउंट स्टेटमेंट, डिपॉजिट अकाउंट स्टेटमेंट और इन्वेस्टमेंट अकाउंट स्टेटमेंट। तो आपके अकाउंट की इनमें से जो भी नेचर है आप ये सबमिट कर सकते हैं। इससे आगे बात करेंगे, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि जो स्टेटमेंट है वो बैंक से स्टैंप लाजमी होनी चाहिए, बट इसमें ये है कि मोबाइल बैंकिंग ऐप के थ्रू जो स्टेटमेंट डाउनलोडेड होती है वो भी आप एज ए एविडेंस सबमिट कर सकते हैं। अगर उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन है अकाउंट होल्डर नेम, बैंक का नाम होना चाहिए और क्लोजिंग डेट होनी चाहिए। मतलब जिस दिन आपने वो स्टेटमेंट निकलवाई है ना वो उसकी डेट मेंशन हो। तो ये अगर चीज़ें, ये इन्फॉर्मेशन उस स्टेटमेंट के ऊपर मौजूद है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट के ऊपर या ई स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं, तो आप एज ए एविडेंस इसको भी सबमिट कर सकते हैं। आपको कोई बैंक से फिर स्टैंप करवाने की ज़रूरत या साइन करवाने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। लास्ट में मैं आपसे जो पॉइंट डिस्कस करूंगा वो ये है कि किन किन लोगों की स्टेटमेंट आप एज ए एविडेंस अपने वीज़ा के लिए सबमिट कर सकते हैं। अपनी स्टेटमेंट आप ऑब्वियसली कर सकते हैं। अगर आप खुद एप्लीकेंट हैं तो स्टेटमेंट आपके नाम की है तो कोई इशू नहीं है, आप सबमिट करें। अगर आप डिपेंडेंट के साथ जा रहे हैं तो फंड्स जो हैं वो आपके स्पाउस मेंबर के अकाउंट में पड़े हैं और मेन एप्लीकेंट आप हैं, तो आप अपने स्पाउस मेंबर की जो स्टेटमेंट है उसको भी एज ए एविडेंस शो कर सकते हैं। थर्ड पे जो है कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो फिर ये है कि उनको एक चीज़ एडिशनल साथ में अटैच करनी पड़ेगी। एक डिक्लेरेशन जो है वो पेरेंट्स की तरफ से एफिडेविट के ऊपर वो सबमिट करनी पड़ेगी जिसके ऊपर मेंशन होता है कि सारे अखराजात, इसकी पढ़ाई का खर्चा, इसकी फीस, इसकी सारी चीज़ें, जो सारे एक्सपेंसेस हैं वो हम लोग बियर करेंगे और हम सपोर्ट करेंगे इसको। तो वो एक आप किसी भी स्टाम्प वाले से जो है ना वो लिखवा लीजिएगा और स्टाम्प पेपर के ऊपर प्रिंट करा लीजिएगा, तो वो आपको साथ में सबमिट करना पड़ेगा अगर स्टेटमेंट आपके अपने नाम की नहीं है, आपके पेरेंट्स के नाम की है। तो होपफुली आज की इस वीडियो में बैंक स्टेटमेंट, फंड्स, एविडेंस के हवाले से जो पॉइंट्स या जो भी कंफ्यूजन थी वो मैंने सारी क्लियर करने की इसमें कोशिश की है। अगर अभी भी इसमें किसी किस्म की आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के मेरे से पूछ लें, मैं आपको मजीद जो है ना वो गाइड कर दूंगा। और वीडियो के लास्ट में बस मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कीप सपोर्टिंग मी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो दिस इज उस्मान सलमान साइनिंग ऑफ।